हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। पहली थी हमारे पास रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होने वाली है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस, अब धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस आने वाले हैं। जैसे हमने एयर के साथ पढ़ा, तो वहाँ पे बहुत सारे जो रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे जो हैं उसको गर्म करने पर, हीट देने पर, और बहुत जो ऐसे थे हमारे पास मेटल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन शो कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे इसमें एक्सेप्शंस आने लग गए हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में यदि मैं बात करूं, तो नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हमारे पास जो मेटल है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट होगा वो बनेगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जिंक वाली, आप लोगों को पता हो तो हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता था, जिंक सल्फेट बनता था, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसकी हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हमने बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ी कि जिंक जब रिएक्शन शो करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब ZnSO4 प्लस साथ में बनता है, साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। हमने एक और जगह ये रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब हमने पढ़ी, तब वहां पे इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था कि जिंक जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, उसको हमने कैसे प्रूव किया, ये पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है। अब यहाँ पे हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। ये हमारे पास जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है और बहुत ही वायलेंट तरीके के साथ रिएक्शन करती है, खतरनाक रिएक्शन शो करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास सबसे ऊपर आती है ये मेटल। और इन मेटल ऊपर आने की वजह से ये जो है हमारे पास ये डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करती है। मैं फिर से बता दूं, सारी की सारी मेटल हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है। जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, हमारे पास वहां पे रिएक्टिविटी जो है एसिड के साथ उसकी डिक्रीज होती जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दे रखी है मैग्नीशियम की, कि जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करता है तब क्या करता है हमारे पास, MgCl2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट है वो उसका फॉर्मेशन होता है, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सॉल्ट बनेगा, CaCl2, और NaCl हमारे पास सोडियम के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास सॉल्ट बनेंगे, और साथ में हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Fe जब HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, तब FeCl2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, ऐसे ऐसे हमारे पास इसकी एसिड के साथ जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब हमारे पास ये बहुत ही वायलेंट तरीके के साथ रिएक्शन शो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है एक्सोथर्मिक का ऑर्डर मेंशन कर रखा है, और एक हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स का एक ऑर्डर मेंशन कर रखा है, उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आयरन की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ यहाँ पे हो रही है, जिंक की मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ HCl जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप लिख के आ जाओ CuCl2 प्लस साथ में लिख के आ जाओ H2 गैस। अब ऐसा क्यों होता है, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में पहला इसका रीजन तो ये हो जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और कॉपर तक आते आते उसकी रिएक्टिविटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो रिएक्शन कर ही नहीं पाता। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है,
कॉपर की आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी। कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर सल्फेट बनाता है, प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस साथ में वाटर बनता है। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर ये हमारे पास रिएक्शन फिर क्यों हो रही है। तो मैंने कहा कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये हमारे पास हॉट या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। और ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख लो हमारे पास कॉपर जो है वो कॉपर 0 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमारे पास जो यहाँ पे सल्फर जो है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आपसे यदि दे दे कि जिंक वगैरह हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में हमारे पास ऑर्डर मेंशन कर रखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये हमारे पास ऑर्डर दे रखा है सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब आप याद करो कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी कि काशी, नाथ, का, मालिक, आलू, जरा, फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरीके से। अब देखो हमारे पास, हमने कहा हमारे पास इसकी जो ऊपर हो गए उनकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। अब हमने कहा कि एसिड के साथ जब रिएक्शन शो करता है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और ये रिएक्शन बहुत ही डेंजरस होती है, वायलेंटली ये रिएक्शन होती है, खतरनाक तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब ये सारी रिएक्शन हमारे पास कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसके साथ होगी, हम कहेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर हमारे पास जिंक आ रहा है और फिर आयरन आ रहा है। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है एसिड के लिए, किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम से, फिर जिंक से और फिर आयरन से। सेम हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन बबल्स के लिए भी ये ऑर्डर देखा जाता है। मतलब हमारे पास जिसकी रिएक्टिविटी एसिड के लिए ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रोजन के बबल्स ज्यादा निकलेंगे। तो कहां ज्यादा निकलेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दे रखे होंगे, उन ऑर्डर को देख के हमें ये पता लगाना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर आएगा वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर्मेशन जो है, बबल्स के फॉर्मेशन है, वो भी कहां पे ज्यादा होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास दो ऑर्डर आपको याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे HNO3 के साथ दिमाग में डाउट आना चाहिए कि हमारे पास जो मेटल है, वो मेटल, ये इरेज कर दूं मैं, जो हमारे पास ये मेटल है वो मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहना है कि मेटल जो है, सॉरी, मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्शन शो करता है तब साथ में सॉल्ट तो बनता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना होके वाटर प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए और हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ये कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तब बनाती तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। बनाती क्या है, बनती तो क्या है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन उस हाइड्रोजन गैस के साथ एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का और बन जाता है किसका, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एडिशन कौन करवाता है ऑक्सीजन का, ये नाइट्रिक जो एसिड है वो करवाता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। अच्छा, ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास या तो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 में, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये दूसरों में जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करवाता है, हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा देता है हाइड्रोजन के साथ। H2 का ऑक्सीडेशन, H2 का जो है वो ऑक्सीडेशन करवा देता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना होके क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट बात है वो पता होनी, रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको मैं ये बता दूं कि NCERT आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है घर पे, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि NCERT में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NCERT की इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक्वारेजिया जो है उसमें देखा होता है कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेट HCl है, एक्वारेजिया क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का मिक्सचर होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि हमारे पास एक्वारेजिया में क्या क्या ऐड होता है, एक तो HCl ऐड होता है और एक नाइट्रिक एसिड ऐड होता है। अच्छा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशियो पूछा जाता है, 1 and 100% इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। रेशियो होता है 3:1। यदि मैं 3 ml HCl ले रहा हूं तो 1 ml उसमें क्या मैं मिलाऊंगा, नाइट्रिक एसिड। बहुत ही फ्यूमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पूछा जाता है कि 3:1 इसका रेशियो कैसे याद करें। देखो H मैंने कैसे याद कर रखा है, HCl 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे यदि वैसे देखें तो दो ही एटम है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने पे यदि मैं अलग अलग इसको देखूं तो HCl में हमारे पास हम कितने लेटर लिख रहे हैं, 3 लेटर HCl। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास रेशियो कितना होगा, हमारे पास 3 होगा। तो बाकी जो बचा है उसका हमारे पास रेशियो क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पार्ट से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में आप क्या ध्यान रखोगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और एसिड भी कैसा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तब डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन सेम वही बात रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का ऑर्डर आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एसिड के साथ उतना जल्दी रिएक्ट करेगा और उतनी ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, उतना ही वो रिएक्शन कैसी होगी, जो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी। मैंने एंडोथर्मिक तो नहीं लिखा सही, एक्सोथर्मिक है, उसका ऑर्डर याद रखना है। तो एक्सोथर्मिक होगी। तो हमारे पास रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको ये ऑर्डर डिफाइन करना है, डिसाइड करना है, और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।